Assalamu alaikum candidates. This is Dr. Sayyid Ali Hamza, and I am going to record a podcast on the preparation for the short cases. I am going to give you some guidance regarding the preparation for short cases. ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होगी. इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, बस आपको एक गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने तैयारी कैसे करनी है. इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में हम और रिकॉर्डिंग्स प्रेजेंटेशंस देंगे जिसमें आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको बताया और शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस, स्टॉक्स के बारे में. बट फॉर नाउ आप लोगों की गाइडेंस के लिए हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल सके कि तैयारी कैसे करनी. सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट केसेस. As you all are done with the written exam, and I congratulate you, all of you, for that. कुछ टाइम आप लोगों ने रेस्ट कर लिया है, वो टाइम अब गुजर चुका है. ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम को. सो अब देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट. अकॉर्डिंग टू द र्यूमर्स कि आप लोगों का टॉक्स 29 नवंबर को है. सो वी आर लेफ्ट विद 1.5 months. क्या रूटीन होनी चाहिए आप लोगों की? रूटीन कैसे आप लोगों ने तैयारी को मैनेज करना है? सिर्फ आप लोगों ने आया टॉक्स को पहले तवज्जो देनी है? शॉर्ट केस कैसे तैयार करने हैं, लॉन्ग केस कैसे तैयार करने हैं? 1.5 महीने में ये सब हो जाएगा या नहीं होगा? आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी फॉर दैट, एंड आई एम गोइंग टू give you some guidance regarding the management of time and routine for your further 1.5 months. ये 1.5 महीना अगर लग के मेहनत कर ली तो इंशाल्लाह आगे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो क्या रूटीन होनी चाहिए आप लोगों की? दैट इज़ व्हाट आई फॉलोड. आप लोग अपनी एक डिफरेंट टाइम टेबल बना सकते हैं, डिफरेंट रूटीन बना सकते हैं. ये वो रूटीन है जो मैंने फ़ॉलो की, मेरे कोलीग्स ने, मेरे दोस्तों ने फ़ॉलो की और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब रहे. इफ़ यू वांट टू फॉलो समथिंग डिफरेंट, इट्स अप टू यू. जो चीज़ समझाने की है उसमें ये है कि आपने तमाम चीज़ों को दिन में टाइम देना है. 9 से 2 सुबह आपने क्लिनिकल का टाइम रखना है, शॉर्ट केसेस एंड लॉन्ग केसेस. शुरू के 15-20 दिन आई वुड एडवाइज़ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट केसेस पर तवज्जो दें, उस पर अपनी ग्रास्प अच्छी कर लें. बाय द एंड ऑफ अक्टूबर एंड द स्टार्ट ऑफ नवंबर आप लॉन्ग केसेस की तैयारी भी स्टार्ट करें. फिर 2 से 9 बजे का टाइम सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट केसेस को दें. अपना कोई एक पार्टनर बनाएं जिसके साथ आप शॉर्ट केसेस के लिए जा रहे हैं. 2 से 9 पे आप टॉक्स की तैयारी करें जिसमें आपने ईसीजी, एको एंड कैथ, ये 3 चीज़ें रोज़ाना करनी है. एक चौथा स्टेशन मिसलेनियस का होगा, उसमें आप एक दिन एक्सरे करें, एक दिन कैथ डाटा करें, एक दिन ईपी ट्रेसिंग्स करें, एक दिन स्पेक्ट स्कैन करें, एक दिन सीटी स्कैन करें. डिफरेंट स्टेशंस आप चेंज कर सकते हैं, बट ईसीजी, एको एंड कैथ 1.5 घंटा हर स्टेशन का मुख्तस करें. लाजमन उस स्टेशन को वो 1.5 घंटा दें. 9 बजे के बाद आई वुड एडवाइज़ कि आप कि अपनी शॉर्ट केस या लॉन्ग केस की जो प्रेजेंटेशंस हैं उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. अगर आपने लिखी नहीं है तो उन्हें लिखें. अगर आप कोई किसी और की बनी हुई प्रेजेंटेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह क्रैम करें, रट्टा लगाएं. जो पूरे दिन में टॉक्स में या शॉर्ट केसेस में आपको लगा कि आपकी कोई गलती हुई है, आपको कोई चीज़ भूली हुई है, आप उस चीज़ को रिव्यू करें. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं एक एडवाइस करूँगा ये कि 45 से 50 मिनट या 1 घंटा रोज़ाना सोने से पहले कोई एक गाइडलाइन को लाजमन रिव्यू करें. 1.5 महीने में चीज़ें भूल जाएंगी और एग्ज़ाम के हफ्ता 10 दिन पहले आपको शदीद एंग्जाइटी होगी कि आपको चीज़ें नहीं याद. उस एंग्जाइटी से बचने के लिए रोज़ाना की
कोई ना कोई एक गाइडलाइन आपने लाजमन रिव्यू करनी है जो आपके क्लिनिकल से रिलेटेड है। वैल्व्स होंगे, इस्कीमिया होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस होगा, हार्ट फेलियर होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर आनी चाहिए आपके क्लिनिकल वाइवे में एग्ज़ाम के लिए। सो उनको लाजमन आपने रिव्यू करना है। कमिंग टू द शॉर्ट केसेस, ये आपके रिसोर्सेज हैं जो कि आपने यूज़ करने हैं। आप गौतम मेहता एमआरसीपी पेसिस की बुक है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन आई वुड एडवाइज़ कि आप पीआईसी फ़ोटोकॉपियर से ये बुक लें। इस पे कुछ पेजेस ऐड किए गए हैं कुछ सीनियर्स की तरफ से, उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके अपने वाइवेस के एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, तो वो हेल्पफुल रहते हैं। सेकेंडली, बेड साइड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो कार्डियोलॉजी सेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है आपकी इनिशियल तैयारी के लिए, बेस बनाने के लिए, फाउंडेशन के लिए। सो वो आपका एक मस्ट एलिमेंट है। रघुवा राव कुछ सीनियर्स आपको रेकमेंड करेंगे, ऑप्शनल है। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप कर लें, अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो उसे रिव्यू कर लें, अगर नहीं पढ़ी हुई तो आई वुड नॉट एडवाइज़ कि आप उस पर टाइम वेस्ट करें। सीनियर्स के नोट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको मुख्तलिफ़ फ़ोटोकॉपीज़ पे मिल सकते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने प्रेजेंटेशंस कंपाइल की हुई हैं, आप वो ले लें। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपकी तैयारी के दौरान जो आपने अपने नोट्स या जहाँ से जिस बुक से आपने तैयारी की है वो बहुत ज़रूरी होगा आपके वाइवे की तैयारी के लिए। सो ये आपके रिसोर्सेज हैं। तैयारी कैसे करनी है आपने, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने एक स्कीम बनानी है अपने एग्ज़ामिनेशन। आपको किसी सीनियर से बनी हुई मिल सकती है, बट आई वुड एडवाइज़ कि आप बेड साइड क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन खोलें, उसका कार्डियोलॉजी सेक्शन में जाएं और वहाँ से पढ़ के एक वाइट पेपर पे पॉइंट्स नोट करें और अपनी एक स्कीम बनाएं उन पॉइंट्स को अरेंज करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रीकॉर्डियल एग्ज़ामिनेशन में इंस्पेक्शन में 4 चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी। क्या क्या, किसी चेस्ट डिफॉर्मिटी, कोई प्रोमिनेंट वेन्स, कोई पल्सेशंस, कोई स्कार मार्क्स। इसी तरह पैल्पेशन में आपने एपेक्स बीट देखनी है, आपने पेरिस्टर्नल हीव देखनी है, कोई पैल्पेबल हार्ट साउंड्स हैं तो वो देखनी है, कोई थ्रिल है तो वो देखनी है। इसी तरह ऑस्कल्टेशन में आपने फर्स्ट हार्ट साउंड पे कमेंट करना है, आपने सेकंड हार्ट साउंड पे कमेंट करना है, कोई एडिशनल हार्ट साउंड आपको मिल रही है आपने उस पर कमेंट करना है, और इसके अलावा कोई मरमर है तो आपने उस पर कमेंट करना है। अब मरमर है तो उसके 8 पॉइंट्स हैं। करेक्टर कैसा है, उसकी टाइमिंग कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, कहाँ पर है, उसकी कोई रेडिएशन है नहीं है, उसका ग्रेड क्या है, रेस्पिरेशन पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, पोस्चर पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, वो बेल से सुनाई दे रहा है, वो डायाफ्राम से सुनाई दे रहा है, उसकी पिच कैसी है। तो ये 8 चीज़ें हैं जो कि आपने किसी भी मरमर में देखनी है। इसके अलावा रेलेवेंट एग्जामिनेशन है जिसमें पेशेंट की पल्सेस का एग्जामिनेशन है, एडीमा है, सेक्रल एडीमा है, बैक ऑफ द चेस्ट का एग्जामिनेशन है, जेवीपी है। सो ये चीज़ें हैं, इनकी आप एक स्कीम बनाएं, अपने हिसाब से उसको अरेंज करें और उसको जितनी दफ़ा हो सकता है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के दौरान, तैयारी के दौरान 1 या 2 अपने पार्टनर्स का, 2 या 3 का ग्रुप बनाएं जो कि आप लोगों ने फिर एक साथ तैयारी करनी है। अकेले तैयारी करेंगे वो इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो सकेगी। जो आपका पार्टनर है, आपका साथी है, वो आपका बेहतरीन एग्जामिनर है, बेहतरीन टीचर है तैयारी में। तो आप लोग अपना एक पार्टनर साथ बनाएं। टाइम, कैसे टाइम मैनेज करना है। एग्ज़ाम के दिन में जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक शॉर्ट केस के 10 मिनट होते हैं। 5 मिनट आपको एग्ज़ामिनेशन के मिलेंगे, 5 मिनट एग्ज़ामिनर के पास होंगे आपका वाइवा लेने के लिए। सो आप एग्ज़ाम टाइमिंग्स आर 5 मिनट्स। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना एग्ज़ामिनेशन 4 मिनट में कंप्लीट करना, ताकि आपको 1 मिनट अपनी फाइंडिंग्स को कंपाइल करने में लग सके, आप अपनी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करके एक डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रेजेंटेशन है।
अब आपने अपनी सारी फाइंडिंग्स नोट कर ली हैं, अब आपने उसको प्रेजेंट करना। एग्जामिनर के पास जो आपका पहला इम्प्रेशन होता है वो आपका एग्जामिनेशन है कि आप कैसे पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। आपको देख के एग्जामिनर बता सकता है कि आया आपने पहले पेशेंट्स देखे हुए हैं या नहीं देखे हुए। जो दूसरा इम्प्रेशन एग्जामिनर पे आपका पड़ता है वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है। इट शुड बी गुड। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए प्रेजेंट करते हुए केस, और आप तब कॉन्फिडेंट होंगे जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन को बार बार अपने माइंड में रिवाइज किया हो। तो अपना एक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट बनाएं। आई वुड एडवाइस, अगर आप किसी और का टेम्पलेट ले यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको बहुत अच्छे से रट्टा मारना होगा। अगर आप अपना एक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट बनाएंगे तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपके माइंड में नक्श हो जाएगी। आपको पता होगा कि इसके बाद मैंने ये चीज़ बोलनी है, इस पॉइंट के बाद मैंने ये चीज़ बोलनी है। तो आप एक अपना टेम्पलेट बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अपना टेम्पलेट बनाने के बाद आप किसी सीनियर के टेम्पलेट से कंपेयर कर लें कि आपका कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, उनका कोई पॉइंट अच्छा हो जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो बट कोशिश करें कि आप अपना एक टेम्पलेट बनाएं। की टू बेस्ट प्रेजेंटेशन एक ही है कि बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, वॉशरूम में हैं आप बैठे हुए हैं, वॉशरूम में बोलें, खाना खा रहे हैं तो अपने माइंड में रिवाइज करें, कहीं चल के जा रहे हैं तो आप प्रेजेंटेशन बोलें। जितनी दफ़ा आप अपनी प्रेजेंटेशन रिवाइज कर सकते हैं करें। कोई भी एक केस आप सोच लें, माइट्रल स्टेनोसिस विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्या प्रेजेंटेशन होगी। एक फिक्टिशियस सा केस सोचो और आपने वो प्रेजेंट करना। की टू सक्सेस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आप यहाँ पे एक टेम्पलेट डाला है, आप इसे फॉलो कर भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर लें। Just for the example, a young male lying comfortably on bed without any obvious respiratory distress and was well cooperative throughout the examination. ये एक लाइन है जो कि यूजुअली सब में यूज़ होगी। अब वेरिएबल इसमें यंग मेल है, आप फीमेल है, ओल्ड एज मेल है, उसके हिसाब से आपने इसे चेंज करना है। बट आपकी एक लाइन बनी हुई है, आपको पता है कि ये लाइन है, इसमें से मैंने ये चीज़ निकाल के ये चीज़ पुट करनी है। Then on examination, pulsations were visible over the mitral area. There was no gross chest deformity, prominent veins और scar mark. अब ये चार चीज़ें हैं जो कि इंस्पेक्शन की हैं, मैंने इसमें पुट की हुई हैं। पल्सेशंस मुझे मिली, मैंने पल्सेशंस डाल दी, बाकी सारी नेगेटिव फाइंडिंग। तो इसी तरह apex beat was palpable in left sixth intercostal space lateral to the mid clavicular line and was thrusting in character. apex beat पे comment हो गया। Left parasternal heave was present, heave पे comment हो गया। Pulmonic component of the second heart sound was palpable and a systolic thrill was appreciated at mitral area. So palpation पे मैंने चार चीज़ों का comment किया। Then first and second heart sounds were audible at their respective areas. First heart sound was soft and the pulmonic component of the second heart sound was loud. I have commented on the heart sounds. Then a harsh pan-systolic high-pitched blowing murmur of grade 4 was best audible at mitral area during expiratory phase of respiration. It was radiating to the axilla. अच्छा, अब ये माइट्रल रिगर्जिटेशन के मर्मर की मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी है। हार्श करेक्टर आ गया, पैन सिस्टोलिक उसका टाइमिंग आ गई, हाई पिच उसकी फ्रीक्वेंसी या पिच आ गई, ब्लोइंग मर्मर अगेन करेक्टर है, ग्रेड 4 उसकी इंटेंसिटी है, बेस्ट ऑडिबल एट माइट्रल एरिया उसकी लोकेशन है, ड्यूरिंग एक्सपायरेटरी फेज ऑफ द रेस्पिरेशन इफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेडिएटिंग टू द एक्सिला उसकी रेडिएशन है। तो ये 8 पॉइंट्स है जिसमें मैंने माइट्रल रिगर्जिटेशन के मर्मर को एक्सप्लेन किया है। इसी तरह फिर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के मर्मर को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैंने एक अपना टेम्पलेट अपने माइंड में बनाया हुआ है और उसके हिसाब से मैंने उस पेशेंट के एग्जामिनेशन फाइंडिंग को पुट अप किया। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपना टेम्पलेट बनाएं, किसी का टेम्पलेट फॉलो करें, लेकिन हर लीजन का आपने एक टेम्पलेट बना के रख लेना है और उसको बार बार रट्टा लगाना है, बार बार रट्टा लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि माइट्रल स्टेनोसिस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं।
आपको पता होना चाहिए कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वो तब मिलेंगी जब आप गौतम मेहता से उस टॉपिक को पढ़ेंगे, उस क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को पढ़ेंगे और उनको एक पेज पे नोट करेंगे और फिर उन फाइंडिंग्स को एक पैराग्राफ की फॉर्म में, टेम्पलेट की फॉर्म में अरेंज करेंगे और बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे, सुनाएंगे किसी को, अपने आप को सुनाएंगे, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में पक्की हो जाए। आपको एडवाइस यही करूँगा मैं कि बेड साइड और गौतम मेहता, यहाँ से आपने हर लियन, चाहे वो MS, MR, AS, AR, मैं आगे आपको बताऊँगा कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट केस के हिसाब से आपने उनकी प्रेजेंटेशंस तैयार कर लेनी है और उनको बार बार रट्टा लगाना। सम टिप्स। अच्छा, इसमें जब भी आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका जो मकसद है वो आपके स्टेप्स पूरे होना नहीं। आपने एक स्कीम बनाई हुई है, जब शुरू में आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे आपको होगा कि मैंने ये स्टेप्स 4 मिनट में किसी तरह पूरे कर लेने। तो आपने इस अप्रोच को चेंज करना है कि आपने अपने स्टेप्स पूरे करने हैं। नहीं, आपका काम पेशेंट को डायग्नोज करना है, आपने उसमें से फाइंडिंग्स निकालनी है। इसकी एक मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल एओर्टिक स्टीनोसिस है और गैलावर्डिन की वजह से उसका मरमर माइट्रल एरिया पे आ रहा है। अब कुछ कैंडिडेट्स हैं वो माइट्रल एरिया सुनेंगे पहले ही सुन के कि हाँ पेशेंट को MR है। अब उनका मकसद सिर्फ स्टेप्स पूरे करने होगा, तो जब स्टेप्स पूरे करेंगे तो वो उनके माइंड में ये नहीं होगा कि उन्होंने कोई और डायग्नोसिस निकालना है, ढूंढना है। दे हैव मेड अप द माइंड कि हाँ पेशेंट को MR है, बस अब मैंने सिर्फ स्टेप्स पूरे करने। तो जो एओर्टिक स्टीनोसिस है वो मिस हो जाएगा। इस तरह एग्जाम जो आपका स्टेशन है वो गलत हो सकता है। तो आपने पूरा एग्जामिनेशन करना है, जब भी एग्जामिनेशन करना है पूरा एग्जामिनेशन करना है और डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करनी है, ढूंढने की कोशिश करनी है। अच्छा, डू नॉट कॉपी योर फाइंडिंग्स, खुद से कोई फाइंडिंग नहीं बनानी कि आपको लगा है कि पेशेंट को MR है और आप उसकी फर्स्ट हार्ट साउंड सॉफ्ट बना दें। नहीं, आपको मिल रही है सॉफ्ट तो बनाए। खुद से कोई फाइंडिंग कुक नहीं करनी। हाँ, आप कोरिलेट करेंगे, आपको चीज़ें नहीं मिल रही, आप उसको दोबारा से ढूंढने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव मिली है, लेकिन आप अब आपको माइंड में है कि लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव TR के साथ हो सकती है, तो आप TR का मरमर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह लाउड सेकंड हार्ट साउंड ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे चीज़ें, लेकिन कुक नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर्स हमेशा आपके एग्ज़ाम से पहले खुद पेशेंट्स को सुनते हैं, फिर वो आपका एग्ज़ाम लेते हैं। दे नो वेरी वेल के पेशेंट में क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। तो आपने कुक नहीं करना। अगर आपने कुक किया तो इट मीन्स कि आपका वो स्टेशन बहुत बुरा होने जा रहा है। आपको फाइंडिंग्स नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं, आप उस पर टाइम लगाएं, जितना टाइम लगा सकते हैं। आपके पास 5 मिनट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऑस्कल्टेशन पे टाइम लें, ढूंढने की कोशिश करें। आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं मिलती तो आपको उसको कोरिलेट करें। MS एंड ASD ये दो ऐसे लीजन हैं कि इसमें आपको अक्सर ऑस्कल्टेशन पे चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो आपने कोरिलेट करने की कोशिश करनी है। MS है तो लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड ढूंढेंगे आप, ASD है तो स्प्लिटिंग को ढूंढेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड। तो चीज़ें कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। देन अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट केसेस में, आप उतना एक्सेल करेंगे। एग्जामिनर आपका जो बेहतरीन एग्जामिनर होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अगेन आपका पार्टनर होगा। 2 या 3 पार्टनर्स के साथ आपने तैयारी करनी है। कोशिश करना है जब भी आप शॉर्ट केस की तैयारी के लिए जा रहे हैं 2 या 3 केसेस पूरे दिन में करें, लेकिन पूरी अपनी पूरी स्कीम के तहत। सिर्फ ये नहीं कि गए, स्ट्रेस लगाया, ऑस्कल्टेट किया, अच्छा पेशेंट को AS है, वापस आ गए, नहीं। पूरी जो आपने एग्जामिनेशन की अपनी एक स्कीम बनाई है उस स्कीम को फॉलो करेंगे, पूरा पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, देन पूरा अपने साथी को, पार्टनर को आपने अपनी वो प्रेजेंटेशन सुनानी है।
देन आफ्टर प्रेजेंटेशन आप पेशेंट की फ़ाइल खोल के उसकी डायग्नोसिस देख सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए। बट पूरी एग्जामिनेशन स्कीम फॉलो करें और पूरी प्रेजेंटेशन सुनाएं, ऐसे कि ये केस आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर रहे हैं। ये कुछ लिस्ट है टॉपिक्स की जो कि शॉर्ट केसेस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। अगेन इनकी जो एक्सप्लेनेशन है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं, वो गौतम मेहता में दी हुई हैं। गौतम मेहता में हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप साथ साथ पढ़ें, उनको भी प्रैक्टिस करें, जो कि आपके वाइवे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इन लिस्ट को आपने पढ़ के इनकी प्रेजेंटेशंस बना लेनी है और उनको फिर रट्टा लगाना है अच्छे से। प्रैक्टिस कैसे करनी है, 2 से 3 केसेस आपने कोशिश करने हैं। अब आप स्टार्ट करें तैयारी और कोशिश करें कि 3 केसेस की प्रेजेंटेशंस रोज़ाना की बनाएं। वो प्रेजेंटेशन एक डायरी में, किसी बुक में बना के रखें और रोज़ाना उनको रट्टा लगाएं, रोज़ाना उन्हें देखें। जितना मर्जी आप उसको, जितनी बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं करें। देन आप जब भी शॉर्ट केस करने जाएंगे पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, बेशक 2 या 3 एग्जामिनेशन करें लेकिन वो पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे जो प्रेजेंटेशन आपने देनी है अकॉर्डिंग टू ईयर प्रेजेंटेशन टेम्पलेट देनी है। ऐसे नहीं है कि हाँ सिर्फ AR है, AS है, पेशेंट को ये है, पेशेंट को वो है, नहीं। प्रेजेंट करें अकॉर्डिंग टू ईयर प्रेजेंटेशन टेम्पलेट ताकि आपके रिफ्लेक्सेस उसके मुताबिक बन सकें। हॉस्पिटल में जाके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट से मेरी मुराद ये है कि आप गए हैं 20-20 पेशेंट्स को सुन रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने जब भी जाना है प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है और प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है। 10 से 15 दिन बाद आपने, जब आपकी प्रेजेंटेशंस अच्छी हो जाएंगी, आपकी एग्जामिनेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, देन आपने वाइवास लेना शुरू करने। गौतम मेहता साथ लेके जाएं, खोलें। MS का केस है, अपने पार्टनर से कहें आपसे MS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। जब आपका पार्टनर एग्जामिन करेगा तो आपने अपने पार्टनर से क्वेश्चंस पूछने हैं। इससे आपकी भी रिवीजन होगी और आपके पार्टनर की भी रिवीजन होगी। देन जब आपके एग्ज़ाम्स से पहले 10 से 15 दिन रह जाएंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जो CPSP के एग्ज़ामिनर्स हैं उनको शॉर्ट केसेस, लॉन्ग केसेस देने। कभी भी किसी को भी शॉर्ट केस या लॉन्ग केस देते हुए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पसीने अब निकलेंगे तो एग्ज़ाम में बचत होगी। जितनी दफ़ा बेशक कोई गलती करें कोई मसला नहीं, यहाँ पे गलती करना एग्ज़ाम में गलती करने से बेहतर है। तो कभी भी आपने किसी को एग्ज़ाम केस देते हुए घबराना नहीं है। कोई आपको कहता है केस दे, तो ऐसे नहीं है कि 3-4 लोग खड़े हैं, 3 पीछे हो जाएं, सिर्फ एक आगे रह जाए, नहीं। बढ़ चढ़ के ख़ुद से केस प्रेजेंट करें। जितनी बार गलती करेंगे अगेन वो गलती नहीं दोहराई जाएगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में उसकी प्रैक्टिस हो। अच्छा, एग्ज़ाम डे पे क्या होगा, एक लॉन्ग केस होता है पहले जिसका 1 घंटा ड्यूरेशन है। 30 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेना है। देन 30 मिनट का आपका वाइवा होगा। शॉर्ट केसेस 4 होते हैं हर कैंडिडेट के लिए, 10 मिनट हर शॉर्ट केस के लिए होते हैं। 5 मिनट आपको एग्जामिनेशन के लिए दिए जाएंगे और 5 मिनट में आपका वाइवा होगा। जब भी आपने स्टेशन पे जाना है, आपने बेड या काउच जिस पे पेशेंट लेटा हुआ है उस पर एग्जामिनेशन की कमांड लाजमन देखनी है और केयरफुली रीड करनी है। वो जो कमांड है आपने उसको फॉलो करना है। अक्सर प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन की कमांड होती है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर रेलिवेंट एग्जामिनेशन करें, लेकिन हाँ आपके पास टाइम है, आप एग्जामिनर से पूछ के रेलिवेंट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेकिन वो उस सूरत में जब आप अपने प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन पे श्योर हैं कि आपने अपना कंप्लीट कर लिया है एग्ज़ाम। ये ना हो कि आप प्रिकॉर्डियल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स आपने मिस की हुई हैं और आप रेलिवेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं जिसकी कोई कमांड है ही नहीं, तो ये आपके नेगेटिव मार्क्स में काउंट होगा।
अच्छा, कौन कौन से केसेस आ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले एक लिस्ट बता दी है, लेकिन जो माइट्रल स्टीनोसिस एंड प्रोस्थेटिक वैल्व्स 90% ऑफ द कैंडिडेट्स को ये दो शॉर्ट केस लाजमन आएंगे। तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, बहुत अच्छे से। प्रोस्थेटिक का पूरा टॉपिक जो प्रोस्थेटिक वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ गाइडलाइंस में दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, मेरे से वाइवे में पूरा टॉपिक प्रोस्थेटिक का सुना गया। सो ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डे के लिए आपकी क्या टिप है? काम रहना है, कूल रहना है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। CPSP का एग्ज़ाम, पार्ट 2 का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि समझते हैं कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ। अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं कि आपकी तैयारी पूरी है, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप एग्ज़ाम देने नहीं, आप एक डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल वापस आएंगे। तो आपने काम रहना है, कूल रहना है। कोई स्टेशन गलत भी हो गया तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरा लॉन्ग केस बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लॉन्ग केस हुआ। जब मैं शॉर्ट केस के लिए गया तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन माई फर्स्ट केस। मुझे लगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब अगर मैं वहाँ पर डाउन हो जाता तो मेरे अगले 3 शॉर्ट केसेस ख़राब हो जाने थे। जहाँ जो जिस स्टेशन का भी बैगेज है, आपने उसी स्टेशन पर छोड़ के नेक्स्ट स्टेशन पर एक नए तरीके से जाना। अगर कोई स्टेशन ख़राब भी हो गया कोई मसला नहीं, आपके पास बहुत मार्जिन है कि आप उसको कवर कर लेंगे, लेकिन वो उस सूरत में कवर होगा जब आप अपने तीनों स्टेशन बहुत अच्छे से करेंगे। अगर कोई स्टेशन 1 या 2 स्टेशन बुरे हो भी जाएं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप अपने बाकी स्टेशंस बहुत अच्छे कर लेंगे। और वो तब अच्छे होंगे जब आप फ्री माइंड के साथ, काम माइंड के साथ वो स्टेशन अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको अगर एग्ज़ामिनर वापस भेज रहा है कि आप दोबारा एग्ज़ामिन करें, तो ये आप उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मांगें। इट मीन्स कि यू हैव मिस्ड समथिंग। फ़ौरन से अपने माइंड को चीज़ें को रिलेट करने की कोशिश करें कि आप क्या मिस कर सकते हैं। जैसे मैंने AS और MR की आपको एग्जांपल दी। वन ऑफ द कैंडिडेट सेड दैट द पेशेंट हैड MR, हालांकि पेशेंट को AS था। तो एग्जामिनर ने उसको दोबारा मौका दिया कि आप दोबारा जाके एक दफ़ा सुने। तो जब उसने दोबारा सुना तो उसे पता लग गया कि हाँ AS है पेशेंट को। तो ये चीज़ें आपको दोबारा मौका देने के लिए होती हैं। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं मैंने तो किया है तो ठीक एग्जामिन किया है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अगर एग्जामिनर आपको किसी चीज़ के लिए वापस भेज रहा है तो आपने वापस जाके उसे दोबारा सुनना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो दिस इज़ माय नंबर। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।